दूसरी तरफ कारवा सराय में मोहम्मद अल्परसलान और उनके साथी जो कि दुश्मनों के जाल में फंस चुके होते हैं, दुश्मनों की तरफ से धावा बोल दिया जाता है। वो तमाम लोग अपनी जान बचाने के लिए गजनियों से लड़ना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी देर लड़ाई जारी रहने के बाद मोहम्मद अल्परसलान और उनके साथी बगैर किसी जान का नुकसान किए बगैर वहां पर मौजूद तमाम सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। बिलाखिर वो एक सिपाही को पकड़ लेते हैं और जैसे उस सिपाही की जांच पड़ताल की जाती है तो मालूम होता है कि यह सिपाही भी गूंगा है, यानी उसी शख्स का काम है जिसने घात लगाकर मोहम्मद सुलेमान के सिपाहियों पर हमला करवाया था। अब मोहम्मद अल्परसलान का शक यकीन में बदल जाता है और वो समझ जाते हैं कि वही इंसान है जिसने पहले मेरे भाई पर हमला करवाने की कोशिश की और उसके बाद हम लोगों पर। और फिर मोहम्मद अल्परसलान के साथी अपने सरदार से पूछते हैं, आपको कैसे मालूम हुआ कि बावर्ची हम लोगों पर हमला करवाने वाला है? मोहम्मद अल्परसलान मुस्कुराकर कहते हैं, उसके हाथ मैले नहीं थे। अगर वो शख्स बावर्ची होता तो उसके हाथों से किसी न किसी किस्म की खुशबू आ रही होती और उसके हाथ थोड़े मैले भी होते, लेकिन उसके हाथ मुकम्मल तौर पर साफ थे, जिसका मतलब ये हुआ कि वो एक बहरूपिया था जो हमारा ध्यान भटकाने के लिए आया था और हो सकता है कि उस खाने में जहर भी हो। शुक्र है हमने वो खाना खाया नहीं। लेकिन अब सबसे पहले मैं अमीर बौजान से इस सवाल का जवाब तलब करूंगा, क्योंकि वही जानते थे कि हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं। और फिर जैसे ही मोहम्मद अल्परसलान और उनके साथी उस कारवा सराय से जाते हैं तो अमीर बौजान का एक छोटा वजीर वहां पर पहुंच जाता है और कहता है, लानत हो मेरे सिपाहियों पर, वो मोहम्मद अल्परसलान के साथियों का मुकाबला भी नहीं कर पाए। और फिर मोहम्मद अल्परसलान एक गजनी को गिरफ्तार करके अमीर बौजान की खिदमत में हाजिर कर देते हैं और उसका सर कलम करते हुए कहते हैं, अब भेड़ी शिकार करने के लिए मैदान में आ चुके हैं, अब तुम्हें भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। ये सुनते ही अमीर बौजान जो कि पहले ही से मुतमईन खड़ा होता है, वो अपना खंजर निकालता है और कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने उस इंसान को तलाश कर लिया है जिसने पहले भी आप लोगों पर घात लगाई थी और अब भी कारवा सराय पर आप लोगों पर हमला करवाने की कोशिश की। मैं जानता हूं कि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि कारवा सराय का इल्म तो सिर्फ मुझे ही था, लेकिन मेरे पास खड़े इस वजीर को भी था। ये कहते ही अमीर बौजान अपने छोटे वजीर के सीने में खंजर उतारते हुए कहता है, यही वो वजीर है जो गद्दार है। इसी वजीर ने सल्जूकों और गजनियों के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की है। मोहम्मद अल्परसलान अमीर बौजान से पूछते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो अपना सबूत पेश करो, अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हारा सर अभी के अभी कलम कर दिया जाएगा। ये सुनते ही अमीर बौजान अपने हाथ में मौजूद दस्तावेजात दिखाते हुए कहते हैं, आपको याद है कि मैंने आपसे रात तक का वक्त मांगा था कि मैं इस मामले की खुद तफ्तीश करूंगा और मुजरिम आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। तो ये रहा सबूत। ये दस्तावेजात इसी के कमरे से निकली हैं और इसमें जासूसों के साथ इसके ताल्लुकात के बारे में भी लिखा गया है। मोहम्मद अल्परसलान उन तमाम दस्तावेजात का मुआयना करते हैं और वक्ती तौर पर मुतमईन हो जाते हैं। बिलाखिर कुछ देर सोचने के बाद वो अपनी तलवार निकाल कर अमीर बौजान की गर्दन पर रखते हुए कहते हैं, मुझे अभी भी मुकम्मल तौर पर तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हुआ। फिलहाल तो वक्ती तौर पर मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, लेकिन अगर फिर कभी गजनियों की तरफ से ऐसी बगावत की गई तो याद रखना, सबसे पहले मैं तुम्हारा सर कलम करूंगा। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान मोहम्मद अल्परसलान की बहन शहवार खातून भी वहां पर पहुंच जाती हैं और वो हैरत से अपने भाई और अमीर बौजान की तरफ देख रही होती है और वो अपने भाई को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मोहम्मद अल्परसलान जो कि गुस्से में होते हैं और वो अमीर बौजान से कहते हैं, मैंने तुम्हें आखिरी बार जिंदा छोड़ा है और वो भी सबूत की वजह से। नाज़रीन, इसके बाद हसन के कबीले यानी कि मरू कबीले का एक मंजर दिखाया जाता है जहां पर हसन की बीवी जो कि हामला होती है वो बाल्टी में पानी भर रही होती है। मोहम्मद सुलेमान की छोटी वालदा हसन की बीवी जुलेखा से कहती है, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि जब भी हसन इस कबीले से बाहर चला जाता है तो तुम काम करना शुरू कर देती हो ताकि तुम्हारा ध्यान बटा रहे, लेकिन अब चूंकि तुम हामला हो चुकी हो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान नगाड़े बजना शुरू हो जाते हैं और मोहम्मद सुलेमान अपने साथियों के साथ शहीद होने वाले सिपाहियों की लाशें लेकर मरू कबीले में पहुंच जाते हैं। जैसे ही कबीले वालों की नज़र लाशों पर पड़ती है तो वो रोना पीटना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान मोहम्मद अल्परसलान भी अपने खैमे से बाहर आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ सिपाहियों की लाशें पड़ी हुई हैं। जुलेखा ये मंजर देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो मोहम्मद सुलेमान से पूछती हैं, मेरा हसन कहाँ है? मोहम्मद सुलेमान कोई जवाब नहीं देते और वो एक लाश की तरफ इशारा करते हैं और फिर जैसे ही जुलेखा उस लाश की तरफ आती है तो फौरन कपड़ा हटाकर वो देखती है कि ये तो उसका शौहर हसन है जो कि शहीद हो चुका है। तो वो अपने शौहर की दी गई निशानी को हाथ में थामे रोना पीटना शुरू कर देती है। तमाम खवातीन मिलकर जुलेखा को चुप करवाने की कोशिश करती हैं लेकिन नाकाम रहती है। बिलाखिर चागरी साहब और कबीले के तमाम लोग ये मंजर देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इस बार कबीले में एक शहजादी की लाश आई होती है। किन्हीं कबीले में चारों तरफ शोक का समा होता है। तमाम लोग अपने प्यारों की लाशों को देखकर रो रहे होते हैं और जब ये खबर सुल्तान तक पहुंचा दी जाती है कि जो काफिला मोहम्मद सुलेमान की क़यादत में जा रहा था उस काफिले पर दुश्मनों ने घात लगाकर हमला किया और इस लड़ाई के दौरान शहजादा हसन भी शहीद हो गया। ये सुनते ही मोहम्मद तुगरल सदमे में आ जाते हैं
और वो अपने भतीजे हसन का नाम पुकारते हुए कहते हैं, ओ मेरा प्यारा भतीजा। और जैसे ही यानीस ये खबर अपने वालिद को सुनाता है कि मैंने हसन को शहीद कर दिया, तो गवर्नर ये सुनकर परेशान हो जाता और कहता है, तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। मैंने तुम्हें सिर्फ तुर्कों के आसपास के इलाके की जांच पड़ताल के लिए भेजा था और सिर्फ इतना कहा था कि अगर तुम कोई तुर्क घुड़सवार देखो तो उसे पकड़कर मेरे पास ले आना, फिर मैं फैसला करूंगा। लेकिन तुमने जिस इंसान को शहीद किया है वो मोहम्मद तुगरुल का भतीजा हसन था। तुमने मेरी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। यानीस अपनी जान छुड़वाते हुए कहता है, तुर्कों ने हम पर पहला हमला किया था, हमने तुर्कों पर हमला नहीं किया, हम तो सिर्फ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि यानीस अपने वालिद से झूठ बोल रहा होता है। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान जनरल दोकास और उसका साथी दियोजिन वहां पर पहुंच जाता है और दोकास चिल्ला चिल्ला कर गवर्नर से कहता है, तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि यहाँ के तुर्कों को मत छेड़ना। गवर्नर ये सुनकर कहता है, मेरे बेटे ने सिर्फ सरहदी इलाकों की दफा करने की कोशिश की है, पहला हमला तुर्कों ने किया था। जनरल दोकास जवाबन कहता है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये मोहम्मद तुगरुल को पता चलेगा तो हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाएगी। और शायद तुम नहीं जानते कि हमारा बाज़ंतीनी शहंशाह इस लड़ाई के हक में नहीं था, क्योंकि वो वहां पर मंगोलों से लड़ाई में मसरूफ है। अब चूंकि तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया है, इसका जवाब शहंशाह तुमसे खुद ही लेंगे। ये कहते ही जनरल दोकास और उसका साथी वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, वो आनी के गवर्नर के पास खत भिजवाते हैं और उस खत में लिखा होता है कि तुम लोग हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने इस बार किसी आम इंसान को नहीं बल्कि सुल्तान के भतीजे को शहीद किया है। कंदोरी, जो कि चालाक लोमड़ी की तरह, इस मौके से फायदा उठाते हुए सुल्तान से कहता है, गुस्ताखी माफ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आप एनातोलिया की मुहिम पर नहीं जा रहे और बाज़ंतीनियों से लड़ना चाहते हैं तो अपनी फौज की क़यादत इब्राहिम के जिम्मे सौंप दें। मैं जानता हूं कि उसने आपके खिलाफ बगावत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक वाहिद शख्स है जो कि बाज़ंतीनियों के खिलाफ अच्छे तरीके से लड़ना जानता है। कंदूरी का शुरू ही से यही मिशन होता है कि किसी न किसी तरीके से इब्राहिम को जिंदान से बाहर निकलवा दिया जाए, जो कि एक बागी होता है, और उसे सुल्तान की जगह पर बिठा दिया जाए। और फिर जैसे ही सुल्तान घूर कर कंदूरी की तरफ देखते हैं तो वह कहता है, मेरी गर्दन आपके लिए हाजिर है, अगर आप मेरा सर कलम करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन जो मशवरा मैंने अनातोलिया की खातिर आपको दिया था वही मशवरा मैं इस बार रियासत की भलाई की खातिर आपको दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। दूसरी तरफ किनक कबीले में तमाम शहदा की लाशों को कफन पहना दिया जाता है और मोहम्मद अल परसलान गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, कसम है जमीन और आसमान की, हम अपने शहदा का बदला लेंगे, और अगर मैं अपने भाई की जान का बदला नहीं लेता तो मेरी चमकती हुई तलवार मेरे ही गले पर चला दी जाएगी। मैं तब तक ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। मेरा जो तीर है, जो कि हवा को चीरता हुआ दुश्मनों के सीने में जाकर घुस जाता है, अगर मैं नाकाम लौटा तो वही तीर मेरे सीने में घुसा दिया जाएगा। और फिर मोहम्मद अल परसलान और उनके साथी अपनी तलवारें फिजा में बुलंद करते हुए कहते हैं, हम कसम खाते हैं हम अपने शहीद होने वाले साथियों का बदला जरूर लेंगे। जो तकलीफ हम लोग बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं, वैसे ही तकलीफ हमारे दुश्मनों को भी बर्दाश्त करनी होगी। आखनी अम्मा भी ये बातें सुनने के बाद झूठ मूठ का ड्रामा करते हुए रोना शुरू कर देती हैं, और अक्सर खातून भी मोहम्मद अल परसलान के इस बहादुरी वाले रवैये से बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाती हैं कि किस तरह वो शहीद होने वाले सिपाहियों के लिए दर्द दिल रखते हैं और हमेशा मजलूमों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। बिलाखिर दूसरी तरफ बाज़ंतीनी गवर्नर तक वो खत पहुंचा दिया जाता है। सुल्तान का सफीर जैसे ही वो खत पढ़कर सुनाता है तो गवर्नर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता और कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे बेटे ने गलती की है, लेकिन पहला हमला तुर्कों की तरफ से किया गया था, हमने सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत की खातिर ये जंग लड़ी है। अगर तुम्हारे सुल्तान फिर भी हमसे लड़ना चाहते हैं तो उन्हें जाकर कह दो कि हमारा लश्कर भी उनसे टकराने के लिए तैयार है। और फिर तुर्क सफीर के जाते ही सलीबी गवर्नर जॉर्जिन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा नाम दियोजिन हो या जॉर्जिन, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर मेरी मदद करने के लिए अपने फौजी लश्कर को लेकर आओ। मैं तुम्हारी रहनुमाई देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि तुमसे अच्छा सेपा सलार सलीबियों के पास नहीं है। जनरल दोकासी सुनकर कहता है, इस बार तुमने सही बंदे का इंतखाब किया है, क्योंकि हम कैप्टरोन के इलाके में पहले ही तुर्कों से लड़ चुके हैं। अब इस इलाके में रहने वाले तुर्कों के साथ लड़ने का तजर्बा है। एक तरफ सलीबी गवर्नर की तरफ वो पैगाम पहुंचा दिया जाता है तो दूसरी तरफ सुल्तान वही पैगाम अपने भाई की तरफ पहुंचाते हैं कि फौरी तौर पर अपने लश्करों को तैयार करो और मेरी मदद करने के लिए दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर जैसे ही वह खत चाकरी साहब के सामने पढ़कर सुनाया जाता है तो मोहम्मद अल परसलान और मोहम्मद सुलेमान दोनों ही अपने भाई का बदला लेने के लिए बेचैन नजर आते हैं। मोहम्मद सुलेमान की ज़मीर पर एक बहुत ही भारी बोझ होता है कि उसने हसन की बात नहीं मानी और उसी की बेवकूफ़ी की वजह से हसन शहीद हो गया। जैसे ही खत पढ़कर सुना दिया जाता है तो फौरी तौर पर चाकरी साहब भी गुस्से में आ जाते हैं और अपने दोनों बेटों को हुक्म देते हैं कि तुम तमाम शोहदा का बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ और अपने चचा का हर हालत में हुक्म बजा लाओ। एक तरफ तमाम तुर्क कबाइल सलीबियों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं तो दूसरी तरफ सलीबी गवर्नर्स भी आनी किले में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। उनका मकसद भी तुर्कों के खिलाफ इकट्ठे होकर एक बहुत बड़ी जंग लड़ना होता है।
बिलाखिर सलीबी गवर्नर एक खुफिया रास्ते की तरफ पहुंच जाता है, क्योंकि उसका मकसद होता है कि वो अपने खुफिया जासूस से मुलाकात करे और जान सके कि सुल्तान तगरुल का उठाया जाने वाला अगला कदम क्या होगा। जी हाँ नाजरीन, जैसे ही गवर्नर की मुलाकात अपने जासूस से होती है तो वह गजनी का अमीर बौजान होता है। अमीर बौजान ने ही गजनी के सुल्तान को बीमार करवाया होता है और उसका असल मकसद शहवार खातून से शादी करके सुल्तान बनना होता है। अमीर बौजान ने ही पहला हमला मोहम्मद सुलेमान और जबकि दूसरा हमला मोहम्मद अल परसलान पर करवाया होता है। और उसके साथ ही वो मंजर दिखाया जाता है जब अमीर बौजान अपने छोटे वजीर का कत्ल कर देता है तो वह वजीर चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा होता है कि मेरा क्या कसूर, मुझे क्यों मारा। अमीर बौजान मुस्कुरा कर कहता है, मैं अपने तमाम इस्तेमाल किए जाने वाले सिपाहियों को गूंगा कर देता हूँ, लिहाजा तुम्हारी जबान थी, शुक्र करो मैंने तुम्हारी जबान नहीं काटी, सिर्फ तुम्हें खंजर से मारा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा नाम ले और यूं मेरा राज फाश हो जाए। और फिर सलीबी गवर्नर खुश होकर अमीर बौजान से कहता है, तुम मेरा सबसे खुफिया खंजर हो जो कि सल्जूकों के दिलों को चीरता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तुम्हारी मदद की वजह से ही मैं सुल्तान के उठाए जाने वाले हर एक कदम के बारे में पहले ही से जानता हूँ और इसी वजह से मैं हमेशा अपना दिफा करने में कामयाब भी हो जाता हूँ। जहाँ एक तरफ अमीर बौजान गद्दार को दिखाया जाता है, वहाँ दूसरी तरफ कंदूरी गद्दार को भी दिखाया जाता है। वो भी इब्राहिम से जंदान में मुलाकात करने के लिए पहुंच जाता है और वो इब्राहिम को खुशखबरी सुनाते हुए कहता है, तुम्हारी तमाम गलतियों को सुल्तान ने माफ़ कर दिया है। हम दोनों जो कि अपने मकसद को कामयाब करना चाहते थे, हम उसमें किसी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। मैंने सुल्तान को इस बात पर राजी कर लिया है, तुम सुल्तान की फौज की क़यादत करोगे और सुल्तान का एतमाद दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। इब्राहिम ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कंदूरी से कहता है, जैसे ही मैं सुल्तान बन जाऊंगा तो तुम सबसे बड़े वजीर बन जाओगे। इस तरह हम सकून के साथ सल्जूकी सल्तनत पर राज कर सकते हैं। यानी एक तरफ इब्राहिम और कंदूरी मिलकर सल्जूकी सल्तनत पर कब्जा करने के बारे में सोच रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ गवर्नर अमीर बौजान को गजनी का सुल्तान बनाने के चक्कर में होता है। जहाँ एक तरफ सल्जूकों के दरमियान गद्दार दिखाए जा रहे होते हैं, वहाँ बाज़ंतीनी गवर्नर को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उसकी अपनी भतीजी शहजादी अवधूकिया उसके खिलाफ जाने वाली है, क्योंकि शहजादी अवधूकिया के वालिद साहब को कैद कर लिया जाता है और उसके इक़्तिदार से उसको हटा दिया जाता है। यानी यहाँ से एक अजीब और गरीब किस्म की खाना जंगी का आगाज हो जाता है और इस सीजन में दिखाए जाने वाले विलन या गद्दार, उनके चेहरे वाज़ेह तौर पर सामने आ जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद सल्जूकों और बाज़ंतीनियों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग का मंजर दिखाया जाता है। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आपको याद होगा कि एपिसोड की शुरुआत में सलीबियों और तुर्कों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग दिखाई जाती है। तो इस जंग की बड़ी वजह यही होती है कि बाज़ंतीनियों की तरफ से तुर्कों के एक शहजादे यानी हसन को शहीद कर दिया जाता है। बिलाखिर सल्जूकों की तरफ से मोहम्मद अल परसलान दुश्मनों को ललकारते हुए मैदान जंग में उतर आते हैं और कहते हैं, मैं तुगरुल का भतीजा और चागरी साहब का बेटा जिन्होंने खुरासान के इलाके को फतह किया था, मैं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए मैदान जंग में पहुंच चुका हूँ। अगर मेरे दुश्मनों में कोई मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आए, मैं अपने दुश्मनों को ललकारता हूँ। गवर्नर ये सुनकर जिन की तरफ इशारा करता है, तो जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है तो काले लिबास में मौजूद पादरी, जो कि एक सिपा सलार भी होता है, वो बड़े गरूर तकब्बुर के साथ जियोजिन से कहता है, तुम पीछे हट जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम आसानी के साथ मोहम्मद अल परसलान को हरा सकते हो, लेकिन इस बार मैं इसका सर कलम करके तुम्हें तोहफे के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। इसके साथ लड़ना तुम्हारी शयान शान के खिलाफ है। ये सुनकर जियोजिन खुश हो जाता है और वो पादरी की तरफ इशारा करता है, अगर तुम लड़ने के ख्वाहिशमंद हो तो आगे बढ़ो और मोहम्मद अल परसलान का मुकाबला करो। अगर तुम मोहम्मद अल परसलान को हरा देते हो तो हम बगैर लड़े ये जंग जीत जाएंगे और यूं सल्जूकों को पीछे हटना ही होगा। दूसरी तरफ मोहम्मद अल परसलान के सिपाही बहुत ही मुतमईन होकर अपने सरदार की तरफ देख रहे होते हैं। वो जानते हैं कि मोहम्मद अल परसलान लड़ने में कितने बहादुर हैं और जो वो बात करते हैं उसे मुकम्मल करने से पीछे नहीं हटते। बिलाखिर दोनों मुखालिफ आमने सामने हो जाते हैं। मोहम्मद अल परसलान जो कि अपने घोड़े पर सवार होते हैं, वो अपने घोड़े से नीचे उतरकर एक तलवार और एक ढाल हाथ में पकड़कर